अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रेनाइटिस वाले रह गए हैं। नोज़ में सिर्फ और सिर्फ हमारा यही पार्ट रह गया रेनाइटिस वाला। अब आपके जो है ना 3 चैप्टर हैं रेनाइटिस के बारे में। रेनाइटिस क्या होता है मेनली कि नोज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है म्यूकोसा होता है वो सारे के सारे इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना किसी भी वजह से। पहले हम 3 चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि क्या किया है। अब चैप्टर नंबर 27 है, फिर जो है वो 30 है और फिर आपका 31 है। ये 3 चैप्टर हमने एक साथ करने हैं। आपने भी जब भी करना है इसको एक साथ करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है 27 वाला, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें एक्यूट है, ठीक है, राइनाइटिस है, और फिर उन्होंने दिया हुआ है क्रॉनिक राइनाइटिस दिया हुआ है, ठीक है। अब 27 चैप्टर के अंदर ये मेनली इन्फेक्शियस है, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन किसका होता है? बैक्टीरियल हो सकता है। एक्यूट की बात करें अगर मेनली बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, डिफ्थीरिया हो सकता है, या कोई इरिटेंट वगैरह हो सकता है। मेनली जो इसमें बैक्टीरियल वगैरह जो है इसमें आ रहे हैं। क्रोनिक की बात करें तो आपको पता है कोई चीज़ क्रोनिक जाती है तो वो सिंपल भी हो सकती है। सपोज करें कि वो एक्यूट जो है ना बैक्टीरियल थी या वायरल थी तो वो जो क्रोनिक में चली गई। क्रोनिक सिंपल भी हो सकता है। क्रोनिक में हाइपरट्रोफिड भी हो सकता है। हाइपरट्रोफिड का मतलब ये है कि नोज़ के अंदर जो हमारे टर्मिनेट्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी इन्फ्लेमेशन हो कि वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उससे जो है नोज़ की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब हम डीएनएस कर रहे होते हैं साथ हम हाइपरट्रोफिड जो है टर्मिनेट्स को लाजमी चेक करते हैं कि वो इंक्रीज़ तो नहीं कर गए साइज़ में। फिर सिंपल हो सकता है, हाइपरट्रोफिड हो सकता है, फिर एट्रोफिक हो सकता है। एट्रोफिक का मतलब ये है कि टर्बिनेट्स जहाँ पे इनलार्ज कर रहे थे हाइपरट्रोफिड में वो एट्रोफिड हो गए हैं, तो नेज़ल म्यूकोसा जो है अंदर से वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसकी मतलब वो जो उसकी कैविटी होती है वो ज़्यादा खुल जाती है। फिर आपको जो है ना एक क्रॉनिक के अंदर ही दिया हुआ है रेनाइटिस सीका। रेनाइटिस सीका में क्या होता है कि मेनली ड्राई वेदर की वजह से नोज़ के अंदर जो है वो एट्रोफी हो जाती है। उसके बाद हम रेनाइटिस कैसी से पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है कि केशियस वगैरह बनेंगी, रेनाइटिस डिजीज़ होंगी जो करवाएंगी इसको। ये जो है ना आपका ओवरव्यू है। अब चैप्टर 30 की बात करें तो इसमें कौन से एलर्जिक, यहाँ था मेनली बैक्टीरियल वायरल वगैरह तो हो गए थे, हमने एलर्जी की बात ही नहीं की थी। आपको पता है कि बहुत से लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को कैट से एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को एलर्जी जब होती है तो उसमें बाकी सिम्टम्स तो आते हैं, स्नीजिंग वगैरह हो रही होती है, साथ ही उनकी जो नोज़ है वो भी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी नोज़ से जो है एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। एलर्जिक भी एक बहुत कॉमन कॉज है रेनाइटिस का। एलर्जी के अंदर हमने IgE मेडिएटेड रिस्पॉन्स वगैरह ये सब कुछ जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। फिर आपको चैप्टर नंबर 31 में दिया हुआ है वैज़ोमोटर। वैज़ोमोटर में मेनली क्या होता है कि वैज़ोमोटर में आपका कब ऐसा होता है जब बंदा इमोशंस में होता है, जब बंदा स्ट्रेस में होता है, इमोशंस में होता है, तब क्या होता है जैसे बहुत से लोग जब रो रहे होते हैं तो फ़ौरन से उनकी नाक बहने लग जाती है। इस तरह से जब जो भी इमोशंस में होते हैं लोग उनकी फ़ौरन से जो क्या होती है कि वैज़ोमोटर सिस्टम जिसमें मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या करती हैं कि उसको डायलेट करते हैं। वैसेस को जब वैसेस डायलेट होती हैं तो उनकी सिक्रीशन भी ज़्यादा होती है। सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो है राइनोरिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ये बात है ना आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इनको रेनाइटिस को इतना अलग अलग क्यों दिया हुआ है और किस वजह से कौन सी जो है ना वो टाइप हो रही है। ये हमने देख लिया। फर्दर हम पढ़ते हैं डिटेल से। फर्दर आपका है चैप्टर नंबर 27, ठीक है, हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है एक्यूट एंड क्रोनिक रेनाइटिस। हमने बात की थी कि एक्यूट में क्या क्या होंगे। इसमें दिया हुआ है वायरल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है बैक्टीरियल दिया हुआ है, फिर डिफ्थेरिया दिया हुआ है, फिर इरिटेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे जो है इसकी फर्दर टाइप्स हैं एक्यूट की। इसमें जो है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको कॉमन कोल्ड है, इसका जो है ना SEQ आया हुआ है एक दफ़ा। अब क्या होता है कॉमन कोल्ड कोराइज़ा, ये सिंपल सी बात है कि सर्दियों में जब इन्फेक्शन होता है, जब सर्दियाँ आती है हल्की हल्की तब फ़ौरन से जो है ना सबको फ्लू हो जाता है। वो फ्लू जो होता है वो मेनली वायरल होता है, उसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, कोराइज़ा बोलते होते हैं। एटियोलॉजी क्या होती है कि वायरस से ये हो रहा होता है मेनली। और इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि बंदे को बर्निंग सेंसेशन होती है। आपको पता है कि पीछे की साइड पे जो है बर्निंग सेंसेशन होती है नोज़ के बिल्कुल बिहाइंड। इसके अलावा नोज़ की स्टफीनेस होती है, रेनोरिया होता है, स्नीजिंग होती है। सिंपल सी बातें हैं। और पेशेंट को जो है ना लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, डिस्चार्ज, वाटरी, प्रोफ्यूज सब इसके अंदर आ सकता है। बाद में जो है वो म्यूकोपुलुलेंट हो जाए क्योंकि वायरस के बाद जो है सेकेंडरी अटैक बैक्टीरिया ने करने हैं। म्यूकोपुलुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है। सेकेंडरी अटैक में बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस, निमोलिटिकस, निमोकोकस, स्टेफिलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्क्लेप्सिएला, निमोनिया, मोज़ेला कैटरोलिस, ये सारे जो हैं इस सेकेंडरी इन्फेक्शन में करवा रहे होते हैं। अब ट्रीटमेंट ये है कि आपने इसको जो है बेड रेस्ट देना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है, इसको एंटीहिस्टामिन देनी है, ठीक है, एंटीहिस्टामिन दे दिया आपने, नेज़ल डिकंजेस्टेंट देनी है, एनाल्जेसिस देनी है इसको ताकि वो रिलीव करे पेन को। इसके अलावा आपने नॉन एस्पिरिन कंटेनिंग एनाल्जेसिस दे सकते हैं और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देनी है इसको अगर इन्फेक्शन हो गया है। कॉम्प्लिकेशंस जो इसकी आती होती हैं मेनली एक्यूट है तो क्रोनिक में जा सकता है। इसके अलावा साइनसाइटिस करवा सकता है, टॉन्सिलाइटिस करवा सकता है, निमोनिया करवा सकता है, टॉन्सिल मीडिया करवा सकता है। इस सारी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द आस पास के स्ट्रक्चर से है। यहाँ तक हमने कर लिया, ये आपका इंपॉर्टेंट था।
इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस भी करवा रहा होता है। आगे लिखा हुआ है राइनाइटिस एसोसिएटेड विद इजेंथिमास जो है मीजल्स वगैरह, चिकन पॉक्स वगैरह हो रहा होता है, कि भी वायरल इन्फेक्शन ही होता है, साथ साथ इनके राइनाइटिस भी हो रहा होता है। आगे हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो इतना नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, सिर्फ आपने इसमें नाम याद करने हैं कि जैसे निमोकोकस हो गया, स्टेप्टोकोकस हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया, ये सारे होते हैं। इसमें ग्रेश वाइट जो है वो टिनेशियस मेम्ब्रेन बनती है। आपको पता है कि जब भी सर्दियों में ज़ुकाम होता है किसी पेशेंट को तो उसमें सबसे पहले 2 दिन 3 दिन जो है वो वाटर डिस्चार्ज आ रहा होता है, वाटर के बाद जो है वो थिक डिस्चार्ज हो जाता है। जब वो थिक होता है इसका मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद डिफ्थीरिया हमने बात की थी कि डिफ्थीरिया जो है ना अटैक करता है टॉन्सिल्स को, तो टॉन्सिल्स को अटैक करेगा, साथ ही साथ वो नोज़ को भी अटैक करता होता है, ठीक है, नोज़ में भी मेम्ब्रेन बनाता होता है, तो इसकी मेम्ब्रेन को रिमूव करना मुश्किल होता है, ये हमने पहले बात कर लिया। फिर हम बात करते हैं इरिटेटिव राइनाइटिस की। तो इरिटेटिव में क्या होता है, मतलब इरिटेटिव चीज़ें जैसे हमने कोई गैस हो गई है तो गैस इरिटेंट होगी, नोज़ में जाएगी तो अमोनिया हो गया, फॉर्मलिन हो गया, फ्यूम्स हो गई, ये सारे जब नोज़ में जाती हैं तो फ़ौरन से जो है आपकी रिएक्शन करवाते हैं। सो इससे ऑसनीजिंग वगैरह होती है, रेनोरिया होते हैं, नेज़ल कंजेशन होती है, सिंपल सी बात है। सो आपने इसमें जो करना है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला कॉमन कोल्ड करना है, बाकी विषय आप छोड़ते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस की, कि सिंपली जो है इसमें क्रोनिक किस तरफ जा सकती है, किस तरह जा सकती है। अगर तो अक्यूट है ना तो अक्यूट की वजह से कुछ फैक्टर्स जो है ना प्रीडिस्पोज होंगे और चली जाएगी क्रोनिक के अंदर। अब इसमें मतलब नेज़ल इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर साइनसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, या फिर कोई क्रोनिक इरिटेशन हो रही है, सपोज करें कोई डस्ट की एलर्जी आपको बार बार हो रही है, स्मोक से एलर्जी बार बार हो रही है, इसके अलावा कोई डीएनएस की जैसे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी हो सकता है। इसके अलावा वैसोमोटर राइनाइटिस जो है कांस्टेंट रहे, ठीक है, या फिर एंडोक्राइन की प्रॉब्लम हो तब हो सकता है। पैथोलॉजी इसकी क्या होती है, अब इसमें सिंपल में क्या होता है कि मेनली असल में जब हाइपरट्रोफी की तरफ जा रही होती है, कोई भी सपोज करें कि अभी अक्यूट था, अक्यूट काफ़ी अर्सा रहा है, अब वो जा रहा है हाइपरट्रोफी की तरफ। हाइपरट्रोफी से पहले जो है ना वो सिंपल स्टेज आएगी, फिर हाइपरट्रोफी की जाएगी। सो ये आपका एमसीक्यूज है कि अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरट्रोफी राइनाइटिस कौन सी होती है, क्रोनिक सिंपल होती है, ठीक है, ये इसके एमसीक्यूज है। फिर उसके बाद जो है हाइपरट्रोफी होती है, सीरीज में ग्लैंड्स की गॉबलेट से इंक्रीज़ करते हैं, वो बात की बात है। इसमें हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की तो क्या होता है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सिंपल सी बात है, नेज़ल डिस्चार्ज होगा बार बार, और वो म्यूकोइड भी हो सकता है, वो म्यूकोपुरेंट भी हो सकता है। उसके बाद जो हेडेक भी होगा और स्वेलिंग टर्बिनेट्स भी होंगे। तो टर्बिनेट्स जो है ना रेड इन कलर होते हैं, ठीक है। अब टर्बिनेट्स जो स्वेलिंग होती है ना, जब हम उनके प्रेशर डालते हैं ना तो पिट ऑन प्रेशर करते हैं, श्रिंक विद एप्लीकेशन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप्स। मतलब अगर हम उसको ज़ोर से अपना हाथ उंगली रखें तो वो है ना पिट हो जाते हैं, मतलब वो क्योंकि हल्की सी उसके अंदर अडीमा हुआ होता है सेल्स का, तो जब पिट करते हैं तो वो बैठ जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है कि अगर हमसे प्रेस करेंगे तो वो जो है हमें हार्ड फील होगी और वो प्रेस नहीं होगी। सो ये पिट ऑन प्रेशर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास में पूछा हुआ है कि आपने डिफरेंशिएट करना है कि सिंपल क्रोनिक हो गया, हाइपरट्रोफिक हो गया, एट्रोफिक हो गया, इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। सो हम इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि हमने पिट ऑन प्रेशर किया, साथ हमने वैसोकंस्ट्रिक्टर अप्लाई किया। वैसोकंस्ट्रिक्टर अप्लाई करने पर अगर फ़ौरन से वो श्रिंक हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा टेम्परेरी सा हो रहा है और ये ना वैसोडायलेशन की वजह से हो रहा है। जब हमने वैसोकंस्ट्रिक्टर अप्लाई किया तो फ़ौरन से श्रिंक कर गया इसका साइज़। सो ये डिफरेंशिएट करता है कि हाइपरट्रोफी राइनाइटिस से। इसका मतलब ये है कि हाइपरट्रोफी में भी जो हमारे टर्मिनेट्स हैं वो स्वेलिन होंगे, मतलब बड़े हुए होंगे साइज़ में। इसमें भी साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से रेडिश कलर के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं पोस्ट नेज़ल, इसके अंदर डिस्चार्ज भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी, ट्रीटमेंट ये है कि हमने सबसे पहले कोर्स को ट्रीट करना है जहाँ पे वो इन्फेक्शन है, फिर हमने इसको नेज़ल इरिगेशन करनी है सलाइन सोल्यूशन से, ताकि हम जो अंदर सिक्रीशन है उसको हम रिमूव कर लें। बग़ैर रिमूव किए, बग़ैर सफाई किए आपके नेज़ल डिकंजेस्टेंट काम नहीं करते, इसलिए आपने पहले वो रिमूव करना है, फिर आपने नेज़ल डिकंजेस्टेंट देनी है ताकि वो रिलीव करावे पेन को, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपने नेज़ल ड्रॉप्स को एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है। हम आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा राइनाइटिस मेडिकामेंटोस जो है ना वो करवा सकती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट जो है ना आगे यूक्यू भी है, एमसीक्यूज भी है। इसके अलावा एंटीबायोटिक असेसमेंट दे सकते हैं। अब आपका आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये है हाइपरट्रोफी राइनाइटिस, जो आपका सिंपल क्रोनिक है ना उसमें डिफरेंस पूछते होते हैं कि इसमें और हाइपरट्रोफी में क्या डिफरेंस है, किस तरह हम किस बेस पे डिफरेंस कर रहे होते हैं। लेकिन जो है ना हाइपरट्रोफी आपको यूक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रोफी हो गया और इसके अलावा जो है ना एट्रोफिड हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हाइपरट्रोफिड की। ये क्या होता है कि इसमें म्यूकोसस है, म्यूकोसस सिरमनस ग्लैंड्स, पेरियोस्टियम, बोन्स सब की थिकनिंग हो जाती है। इन सब की थिकनिंग होने की वजह से टर्मिनेट्स बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं। सो एटियोलॉजी क्या होती है इसमें कि कॉमन कॉजेज होती हैं रिकरेंट नेज़ल इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो, फिर क्रोनिक साइनसाइटिस हो, फिर क्रोनिक इरिगेशन हो, ठीक है, स्मोकिंग हो, इंडस्ट्रियल इरिटेंट्स हो, कोई भी ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है जो प्रोलॉन्ग कर गया है उसने करवाना ही करवाना होता है हाइपरट्रोफी राइनाइटिस। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ये है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आएगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, वो थिक एंड स्टिकी होगा, और पेशेंट को हेडेक, हैवीनेस और ट्रांजिट इनसोम्निया वगैरह वो जो मेन सिम्टम होते हैं वो इसको फील होगा। साइंस क्या होते हैं, साइंस ये होते हैं कि जब हम देखते हैं नाक को ऊपर करके तो टर्बिनेट्स जो हैं वो हाइपरट्रोफीड हो जाती हैं। टर्मिनल म्यूकोसा थिक होगा,
और ये बात इंपॉर्टेंट है कि डज नॉट पिट ऑन प्रेशर। जब हम प्रेशर डालेंगे तो वो बिल्कुल प्रेस नहीं होगा, मतलब वो जो है वो हमें पता लगेगा कि वाकई में इसको जो है कुछ हाइपरट्रोफी हो गई है। आगे सेकंड पॉइंट फिर वही लिखा हुआ है कि इट शोज लिटल श्रिंकेज विद वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग फाइब्रोसिस। नीचे की तरफ फाइब्रोसिस हो जाती है, सो हम जब डालते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर तो ये श्रिंक नहीं करते अपने साइज़ में। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो कहते हैं मैक्सिमम चेंज होती है वो इन्वर्टेड पीरियड पे होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर पोस्टीरियर एंड से हम देखें एंफीरियर बॉर्डर से तो हमें ऐसा लगता है जैसे मेलबरी अपीयरेंस होती है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह से थिकन से हमें कुछ नज़र आ रहा होता है। सो मैंने ऐसे पेशेंट देखे हुए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, बड़ी प्रोमिनेंट से आपको नज़र आ जाते हैं ये। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे इसकी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपने किसी ट्रीटमेंट करना है इसको, कि आपने कॉटरी कर देनी है, लीनियर कॉटरी कर देनी है, या सब म्यूकोजल डायथर्मी कर देंगे, या फिर हम जो है ना क्रायोसर्जरी टर्मिनेट्स कर लेंगे। पार्शियल टोटल टर्मिनेक्टमी कर देंगे, मतलब टर्मिनेट्स को रिमूव कर लेंगे। आपका टर्मिनेक्टमी सीजर भी होता है एक ऑस्ट्री में, वो भी इंपॉर्टेंट है, सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने जो है ना इनको रिमूव कर देना है। फिर सब म्यूकोज SMR कर देंगे, ठीक है, सब म्यूकोज रिजेक्शन कर देंगे टर्मिनेट बोन की, उसमें बोन निकाल देंगे तो फिर वो टर्मिनेट जो है वो नॉर्मल आ जाएगी। इसके अलावा जो है वो लेज़र कर सकते हैं। सो ये सारी जो है सर्जिकल अटैम्प्ट होती हैं कब, जब हाइपरट्रोफीड हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे मेनली सिंपल क्रॉनिक में होते हैं तब हमने डिकंजेस्टेंट दिए, हमने स्प्रे दिए हैं उससे, ताकि वो कम हो जाए साइज़ में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनसेटरी हाइपोट्रोफिक रेनाइटिस। इसमें क्या होता है, कंपनसेटरी में क्या मतलब है। वैसे तो हमने पढ़ा कि हाइपोट्रोफिक हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, प्रोलॉन्ग अक्यूट रेनाइटिस की वजह से। तो कंपनसेटरी में ये होता है कि सपोज करें ये नोज़ थी, ठीक है, नोज़ के अंदर जो है वो DNS हो गया, DNS इस तरह हो गया। सो ये नज़ल कैविटी जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो ज़्यादा बड़ी वाली कैविटी थी, एक तरफ ने किया ना DNS ने, एक तरफ जो है वो ओपन होगी ज़्यादा, तो जो रूमियर साइड होती है मतलब ज़्यादा बड़ी साइड होती है, उसमें क्या होता है कि नोज़ क्या करती है कि हाइपोट्रोफी करवा लेती है इंफीरियर एंड मीडियल टर्मिनेट से, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको लग रहा होता है नोज़ को कि ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्लोज़ करने के लिए, उसे कम करने के लिए टर्मिनेट्स की हाइपोट्रोफी हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि ताकि वो कह रहे हैं कि वाइट स्पेस को हम ओवरकम कर सकें, और इसके अलावा क्योंकि नोज़ में अगर ज़्यादा एयर जाएगी तो ड्राइंग कस्टिंग होगी, तो इसीलिए जो है ना वहाँ पे हाइपोट्रोफी हो जाती है। सो ये जो है ना ये से हम कहते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ये वन साइड पे होगी। आगे हम बात करते हैं एट्रोफिक रेनाइटिस, क्या कहते हैं उजीनिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी यूक्यूज़ के लिहाज से। अच्छा, बहुत ही इजी है ये। होता है क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है नोज़ की, सही है। उसमें क्या होता है कि नेज़ल म्यूकोजा की, टर्मिनेट्स बोन की, सबकी एट्रोफी हो रही होती है। नेज़ल कैविटी, ये आपका जो ना डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि नेज़ल कैविटी जो होती है रूमी एंड फुल ऑफ फाउल स्मेलिंग क्रस्ट। रूमी होती है लेकिन ना क्रस्ट से भरी बड़ी होती है। सो इसमें दो तरह की टाइप होती है, एक होती है प्राइमरी होती है, एक होती है सेकेंडरी होती है। हम प्राइमरी की बात करते हैं कि ये कब होता है। सो इसमें ना आपने याद करना है कि इटियोलॉजी में हमने याद करना है, हर्निया से याद करना है। तो हर्निया से हमने कर लिया कि हेरिडिटरी फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो सकती है इसके अंदर, इसके अलावा जो है रेशियल फैक्टर इसके अंदर हो सकता है। फर्दर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, विटामिन A, D वगैरह, आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी हो सकती है इसके अंदर। फिर हमने इन्फेक्टिव की बात की, आपका इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ भी आता होता है कि क्लेब्सिलिया उजीनिया जो है हम इसमें कल्चर कर देते हैं मेनली, और ये जो है इसको काज करवाते हैं, ये आपका MCQs है। इसके अलावा बाकी डिफ्थेरॉइड्स हो गया, प्रोटिस वल्गैरिस, इकोलाई वगैरह स्टेप सब हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है ना वो ऑटोइम्यून आता है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में क्या होता है कि जब बार बार कोई मतलब होता ही है कि जब सपोज करें कोई अगर इन्फेक्शन है जो उसे डिस्ट्रॉय करवा रहा है, उससे क्या होगा, अगर सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम जो है वो लॉस्ट हो जाएगी और सिर्फ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रह जाएगी। साथ साथ जो ग्लैंड्स होते हैं, सीरोमसनस ग्लैंड्स हो गया, विनस ब्लड सेनेसिस हो गया, नर्व, सब कुछ की एट्रोफी हो जाएगी। और आर्टरीज जो म्यूकोजा में होते हैं, पेरिस्टम में होते हैं, उन सब की जो है ऑब्लेटरेशन हो जाएगी, वो अंडर आर्टरीज बन जाएंगे, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी नहीं रहेगी। इन सब की वजह से जो है वहाँ पे नेज़ल चैम्बर जो है वाइड हो जाएंगे और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये है कि मेनली ये फीमेल्स में मतलब ज़्यादातर पाया जाता है, और प्यूबर्टी होती है। फाउल स्मेलिंग आ रही होती है, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है कि जो साथ वाले लोग बैठते हैं उनको भी स्मेल आ रही होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि मर्सीफुल एनोस्मिया का मतलब ये है कि उस पेशेंट को जो है सेंस नहीं होता, उसको सेंसिटिव फाइबर्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसको खुद को स्मेल तो नहीं आ रही होती, लेकिन आसपास के बैठे वाले लोगों को बहुत स्मेल आती है, इसलिए हम कहते हैं मर्सीफुल एनोस्मिया कहती हैं। अच्छा जी, अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है क्रस्ट वगैरह बन रहे होते हैं, इसकी वजह से जो है वो स्मेल। अब पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, वो क्यों, क्योंकि नाक के अंदर क्रस्ट इतने ज़्यादा बन गए हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। सो उससे लग रहा होता है कि मेरी जो है ऑब्स्ट्रक्शन है। बाद में जब इसको हम क्लियर करते हैं, जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि नोज़ जो है उसकी रूमियर है, मतलब वो बड़ी है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस हो सकती है, जब वो बार बार क्रस्ट रिमूव करेगी तो एपिस्टेक्सिस भी इसके अंदर हो सकती है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमें नज़र आता है कि ग्रीनिश ग्रेश ब्लैक किस्म का क्रस्ट है, जो कि पूरे के टर्मिनेट्स के सेप्टम पे जो है वो हैं। अगर हम उनको रिमूव करें तो ब्लीडिंग होती है इस पेशेंट के अंदर।
ठीक है। सो इसके अलावा जो है ना हम जब इस क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो ये लिखा हुआ आगे कि बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, रूमी हो गई है। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर अगर ये जो है एट्रोफी जो है उसकी वजह से नोज़ की कुछ प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले बात आती है कि म्यूकोसा जो इसके अंदर नोज़ होती है वो पेल होती है, जबकि हमने बात की थी क्रोनिक सिंपल के अंदर क्या होती है कि वो रेड कलर की थी, वो एडिमेटिस थी। सो ये हेपेटोफिट में क्या था कि उसमें वो इलाज की हुई थी, हेपेटोफिट थी, ठीक है, बड़े बड़े इसमें थे। लेकिन इसमें क्या होती है कि इसमें म्यूकोसा बिल्कुल पेल होती है और इसके अंदर जो लिखा हुआ टर्बिनेट्स बिल्कुल मियर रिजेस रह जाते हैं। सो ये इसमें डिफरेंस कर रहे हैं उनसे। इसके अलावा लिखा हुआ नोज़ में शो सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी, तो ये आपका एमसीक्यूज़ है कि इतनी ज़्यादा एट्रोफी हो जाती है बोन की भी कि वो सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी करवा सकती है। आगे उन्होंने कहा एट्रोफिक चेंजेस ना सिर्फ नोज़ में होती है बल्कि फ्रेंजाइटिस में हो सकता है, लेरिंजाइटिस में लेरिंग्स में हो सकता है, तो उसमें कहते हैं एट्रोफिक लेरिंजाइटिस कहती है। जब नोज़ की इतनी ज़्यादा एट्रोफी हो रही होती है, साथ साथ पैरनेसल साइनसेस की भी एट्रोफी हो जाती है, वो भी छोटी हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जब एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे पे हमें साइनसेस जो हैं वो बिल्कुल ओपेक नज़र आती हैं और बिल्कुल स्मॉल इन साइज नज़र आती हैं। इसकी वजह से हम जो है साइनसेस की इरीगेशन नहीं कर रहे होते। एंट्रल इरीगेशन का मतलब ये होता है कि हमने जो है नोज़ के थ्रू जाना है एंट्रम में मतलब मैक्सी साइनस के अंदर, वहाँ जाकर उसको क्लियर साफ़ करना है, कोई इन्फेक्शन वगैरह रह गया तो। सो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें जो है ना वो छोटे रह जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों है आपका, ठीक है। इसमें मेडिकल भी होती है और सर्जिकल भी होती है। मेडिकल की हम बात करें पहले, तो मेडिकल में हमने सबसे पहले उसे कहना है कि हाइजीन जो है ना वो ठीक रखे। लेकिन हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, ये आप कैसे कुछ भी आता होता है कि अगर एक पेशेंट आया आपके पास एट्रोफिक रेनाइटिस के साथ, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले नेज़ल इरिगेशन करनी है ताकि हम रिमूव कर सकें क्रस्ट को। ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़। अब हम किससे करते थे, हम करते थे सेलाइन एंड अल्कलाइन सोल्यूशन लेके, ठीक है, डिज़ोल्व करते हैं। मतलब ये आप पार्ट याद कर लें, मर्ज़ी है आपका, लेकिन इसमें होता है सोडा बाइकार्बोनेट 1 पार्ट होता है, सोडियम बाइबोरेट जो है 1 पार्ट होता है, सोडियम क्लोराइड 2 पार्ट होता है, और 280 ml बनाती हैं, उससे हम इरीगेट करते हैं नेज़ल कैविटी को ताकि जो क्रस्ट वगैरह है वो लूज़ हो जाए और लूज़ होकर हम उसको रिमूव कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, हमने कैसे करना है कि हमने रिमूव कर लिया क्रस्ट, अब वो बिल्कुल जगह खाली हो गई है। सो हमने उसे पेंट करना है। पेंट आपने कैसे करना है, 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना प्रोटोलिटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना ये मतलब प्रोटोलिटिक होता है और इनहिबिट करता है ग्रोथ वगैरह, मतलब किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होती। फिर हम लोकल एंटीबायोटिक लगाते होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम जो है ना एस्ट्राडायोल स्प्रे देते हैं इसको ताकि जो है ना मस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो वहाँ पे। इसके अलावा जो है प्लेसेंटल एक्सट्रैक्शन लेके वो लगाते हैं क्योंकि नोज़ जो है बिल्कुल खाली हो गई, सो हम प्लेसेंटा लेके वहाँ पे इंजेक्ट करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिस्टमिक यूज़, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, पोटेशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरह करके हम इसकी जो है ना कोशिश करते हैं कि उसकी वैस्कुलरिटी भरे, उसकी जो है इन्फेक्शन ख़त्म हो, क्रस्ट ख़त्म हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सर्जिकल का। आपको जो है यंग ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो मॉडिफाइड है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आता होता है कि आपने जो है एट्रोफिक के लिए कौन सा प्रोसीजर करते हैं, तो हम करते हैं मॉडिफाइड यंग ऑपरेशन करते हैं। इसमें हम करते क्या होते हैं, इसमें हमने ये करना है कि हमने जो नेरीज है, नोस्ट्रिल है, एंटीरियर लिप, ये नेरीज पोज कर हैं, तो इसको हमने क्लोज़ कर देना है। इन दोनों को हमने जो है बंद कर देना है, सी देना है। पहले था कि हमने यंग ऑपरेशन में करते थे कि दोनों को ना बंद करके 6 मंथ तक छोड़ देते थे। अब मॉडिफाइड में ये है कि हम इसे कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं करते, हम इसे पार्शली क्लोज़ करते हैं। तो ये बात है कि हमने पार्शली क्लोज़ करना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम कोई और तरीका अपना सकते हैं जिससे हम क्या करेंगे, नेज़ल कैविटी को जो है ना नैरो कर दें ताकि ज़्यादा अगर हवा ज़्यादा जाएगी तो क्रस्ट फॉर्मेशन होगी, ताकि हम एयर करंट्स को कम कर दें। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने म्यूकोसा के नीचे जो है टेफ्लॉन पेस्ट का हमने इंजेक्ट करना है, तो उससे वो जो है म्यूकोसा वो थिकन हो जाएगी। इसके अलावा हम जो है ना म्यूकोसा के नीचे फैट, कार्टिलेज, बोन वगैरह जो है ना वो रख देंगे। रखने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। इसके अलावा हम करते हैं कि लेटरल वॉल जो है उसको डिस्प्लेस भी कर सकते हैं मीडियली। सो ये तरीके करके हमने इस जो ट्रीट कर लेना होता है। अब हमने प्राइमरी में जो थी कॉजेज़ वो अलग थी। सेकेंडरी में जो ये सेकेंडरी कॉजेज़ होंगे जैसे कि सिफिलिस हो गया, ल्यूपस हो गया, लेप्रोसी हो गया, रेनास्क्लेरोमा हो गया, इन सब की वजह से जो है नोज़ की डिस्ट्रक्शन होती है। नोज़ के अंदर जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ख़राब होने की वजह से जो है वहाँ पे कुछ भी मतलब वहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्राइमरी वाला ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं जी फर्दर आपका कि यूनिलेटरल एट्रोफिक रेनाइटिस कब होता है। अगर एक साइड पर एट्रोफी कब होती है, जब एक्सट्रीम डेविएशन हो जाए नेज़ल सेप्टम की, सही है, तो बाद में जो है वाइडर साइड पे एट्रोफी भी हो सकती है। मतलब हमने पहले तो हमने कहा थी कंपनसेटिंग हेपेटोफी बात की थी ना, वो तो डिपेंड करता है कि क्या रिएक्शन आता है। लेकिन बात होता तो हेपेटोफी होती है, लेकिन बात होता ऐसा होता है कि एट्रोफी भी होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे एयर मूव कर रही होती है कि वहाँ पे एट्रोफी भी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं रेनाइटिस सी का। रेनाइटिस सी का क्या होता है कि ये ऐसे पेशेंट में होता है जो कि गर्म इलाकों में, जैसे हॉट, ड्राई, डस्टी वेदर में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है बड़ी गर्म हवा जो है पास करती है। उस पास होने की वजह से जो है वहाँ प्रॉब्लम आती है।
ऑसिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम जो है चेंज होती है स्क्वेमस के एपिथेलियम के अंदर, और एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, सब कुछ वही होता है, लेकिन सिर्फ इसमें ये है कि इसमें हॉट वेदर ड्राई इन्वायरमेंट की वजह से होता है। अच्छा, अब रेनाइटिस जो कैसिस है इसमें क्या होता है कि एक तो यूनिलेटरल होती है, मेज में होती है, और इसमें कहते हैं पुल एंड डिस्चार्ज होती है, वो बहुत ऑफेंसिव टाइप होती है, चीज़ी मटेरियल टाइप उसके अंदर डिस्चार्ज हो रही होती है, और ये बाद में जो है ग्रेनुलोमेटस बन जाती है। सो ये इसके अंदर जो है ना वो बस इंपॉर्टेंट था। बाकी सारा ये वाला जो बताया मैंने आपको लास्ट में, सारे जो है ना ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एट्रोफिक हो गया, हाइपरट्रोफिड हो गया, सिंपल हो गया, सारे आपके UQs के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करने हैं। है आपका एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस मैंने बताया कि एलर्जी की वजह से होगा। सो ये IG मेडिएटेड इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रिस्पांस होता है बॉडी का, स्पेशली जो है नोज़ का। इसमें जो है वो 2 तरह की टाइप्स आ सकती हैं कि सीजनल हो सकता है, पेरिनियल हो सकता है। हम हर जगह एलर्जी की 2 टाइप्स ही पढ़ते हैं कि सीजनल मतलब कि स्पेसिफिक सीज़न में अगर पोलन्स वगैरह हो जाए, या मेनली वो कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस फलां मौसम में जो है वो एलर्जी होती है, सो वो सीजनल होती है। पेरिनियल में होती है कि वो सदा बाहर रहती है, वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, उसमें कोई भी कॉज हो सकती है, जैसे डस्ट हमेशा होती है, एनिमल डेंडर हो गई, सारे जो हैं वो होल ईयर में होते हैं। सो इटोलॉजिस्ट की क्या होती है कि इनहेलेंट एलर्जेंस हो सकते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। क्योंकि अब जो एलर्जी होती है, जो एलर्जन होता है, सपोज करें कि डस्ट है या फिर कोई एनिमल का कोई है, तो वो सबको तो नहीं करवाता एलर्जी, वो किसी स्पेसिफिक को करवाता है। सो इसके लिए जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना लाजमी ज़रूरी है, हर एक को नहीं होती, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। सो इनहेलेंट जो एलर्जेंस होते हैं उसमें पॉलन्स, ट्रीज, ग्रास वगैरह ये सारे जो है इसके अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद हम करते हैं पैथोजेनेसिस के, तो पैथोजेनेसिस सेम वही है जो IG मेडिएटेड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है कि सबसे पहले जो है ना एलर्जन आएगा, उसने IG एंटीबॉडी बनानी है, उसके बाद एलर्जन जो है वो अटैच होगा मास सेल्स के ऊपर, मास सेल्स के ऊपर जो अटैच होने के बाद वहाँ से जो है हमारी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी। सो ये सारा प्रोसेस वही है जो हम पहले करके आए हैं। इसके अलावा बाकी टिश्यू से चेंजेस भी आती हैं, जैसे वैसोडाइलेशन हो गया, म्यूकोजल एडिमा हो गया, ठीक है, वहाँ पे यूसिनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, एक्सेसिव सिक्रीशन होगी, ये और मसल स्मूथ मसल से कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये सारे इफेक्ट इसके अंदर होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है कि म्यूकोजा जो सेंसिटाइज्ड होता है एलर्जन से, अगर नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ी सी डोज भी अगर आएगी तो उसको फ़ौरन से वो रिएक्ट करेगी और फ़ौरन से उसका रिएक्शन आएगा। सो इसे कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो इसमें ना 2 तरह के फेसेस होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक होता है और लेट होता है। एक्यूट में ये होता है कि फ़ौरन से प्रेजेंटेशन होगी तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। सपोज करें कि किसी को जो है वो डस्ट से एलर्जी, जैसे इंसान वो बाहर गया, उसे डस्ट से जो है ना डस्ट एक्सपायर हो गया, तो 5 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको सिर्फ एलर्जी होगी। उससे क्या होगा, उसको स्नीजिंग होगी और राइनोरिया होगा और नेजल ब्लॉकेज हो गया, ब्रोंकोस्पैज्म वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। फिर लेट में ये होता है कि 2 to 8 आवर्स के बाद होता है एलर्जी की। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी सेल्स, यूसिनोफिल्स जो है वो आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, CD4 सेल्स, ये सारे आके एंटीजन डिपोजिशन करवाती हैं, जिससे स्वेलिंग होगी, कंजेशन होगी और थिक सेक्रेशन निकल रही होती है। सो अगले दिन जो है उसकी जो है थिक सेक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये जो है इसके सिम्टम होते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो मेनली जो है किसी एज के इफेक्ट कर सकता है, ये तो कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेनली 6 मंथ से लेकर ओल्डर एज तक ये होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर तो ये सीजनल है ना, तो उससे क्या होगा आपके इसमें जो है ना सिनेरियो में जो आता है ये बहुत ईजी होता है डायग्नोस करना। इसमें क्या होता है कि 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि एक होती है स्नीजिंग, फिर होती है आपकी डिस्चार्ज, किसी को कोई एलर्जन हुआ है, ठीक है, एक्सपोज हुआ है, स्नीजिंग होगी, डिस्चार्ज होगी, और थर्ड चीज़ जो है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ये 3 चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आप डायग्नोसिस कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखने में लिखा हुआ है कि प्रोक्सिमल स्नीजिंग होगी, 10 to 20 स्नीज पर टाइम होगी, फिर बॉडी डिस्चार्ज होगा, और उसके बाद आइज़, पैलेट, फेरिंग्स इन्वॉल्व हो जाएगी, उनमें भी इचिंग होगी और ब्रोंकोस्पैज्म वगैरह इसके अंदर हो सकती है। पेरिनियल की बात करें तो इसमें क्या सीजनल टाइप नहीं होती। सो मतलब इसमें ना क्या होता है कि इसको परसिस्ट मतलब तकरीबन हर वक्त उसकी स्टफी नोज होता है, उसको जो है स्मेल भी नहीं आती, म्यूकोसा का एडिमा भी होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप भी हो सकती है, क्रोनिक कफ भी हो सकती है, हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो इसके साथ आ सकते हैं, लेकिन जब मैंने आपको 3 बातें बताई आपने यही याद रखनी, इसी से ही आपने डायग्नोस करना होता है। आगे इसके साइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब है नोज़ पे साइन जिसे हम कहते हैं एलर्जिक सैल्यूट कहते हैं। ये क्या होती है, सपोज करें कि ये जो है ये नोज़ है, ठीक है, सॉरी ये नोज़ है, ठीक है। नोज़ में क्या होता है कि अब ये नोज़ और बार बार उसको जो है ना एलर्जी हो रही है, एलर्जी। सो अगर छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, अपने हैंड से जो है इस नोज़ को जो है वो बार बार ऊपर की तरफ करेगा। जब ऊपर फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो अंटीरियरली हमें नोज़ पे जो है इस जगह पे हमें एक लाइन नजर आएगी, क्रीज नजर आएगी, इसे हम कहते हैं एलर्जिक सैल्यूट कहते हैं, और ये आपको इंपॉर्टेंट है। आगे ओक्यूलर साइन की बात करें तो बार बार जो है एडिमा होगा, लाइट कंजेशन होगी, और इसके अलावा कंजक्टिवा कोबल स्टोन अपीयरेंस हो सकती है जब बहुत लंबा किस्म का इन्फेक्शन हो। उसके बाद जो है इसमें वो कह रहे हैं कि डार्क सर्कुलर
अंदर मतलब आइज़ के इर्द गिर्द जो हल्के रहते हैं पड़ जाते हैं, इस तरह से एलर्जिक शिनर्स होते हैं इसके अंदर। और लॉजिकल की बात करें तो सिरकोटाइटिस मीडिया इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है इसके अंदर। आगे फ्रिंजियल साइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रेनुलर फ्रिंजाइटिस बन जाता है। और लेरेंजियल की बात करें तो होस्टनेस एडिमा वगैरह हो सकता है। डायग्नोसिस जो हम इसको करते होते हैं, हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बेस पे हम इसको डायग्नोस करते हैं। पहले तो क्लिनिकल बेसिस पे कर लेते होते हैं, फिर हमने क्या करना है कि टोटल डिफरेंशियल काउंट देख लेना है। नेजल स्मीयर हमने करवा के इसमें इओसिनोफिल्स काउंट जो है वो हम देख लेंगे, ठीक है, कि एलर्जिक है या फिर इन्फेक्शियस है। सो हम ये देख लेंगे। उसके बाद जो है स्किन टेस्ट करवा लेंगे। आप स्किन टेस्ट किस लिए करवाते थे, एलर्जन के लिए करवाते थे। स्किन पिक टेस्ट होता है इसके अंदर, स्पेसिफिक आईजी मेजरमेंट भी होती है कि आप स्किन पिक टेस्ट करवा लें, वो जो आपका एंटीजन है वो दे के, या फिर आप बॉडी के अंदर आईजी की कितनी मेजरमेंट ज़्यादा तो नहीं होगी, ज़्यादा है मतलब ये कि एलर्जिक रिस्पॉन्स है। इसके अलावा रेडियो एलर्जी सॉर्बिंग टेस्ट करवा सकते हैं, नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट करवा सकते हैं। सो ये इसके अंदर आते होते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपकी इसके रिकरेंट साइनसाइटिस हो सकता है, बार बार पॉलिप बन सकते हैं, सिरकोटाइटिस मीडिया हो सकता है। इसके अलावा ऑरोडोंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं। और इसके अलावा ब्रोंकियल एस्थमा जो है ऐसे पेशेंट में नेजल एलर्जी के साथ ब्रोंकियल एस्थमा भी होता ही है इसके साथ। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट एलर्जिन के लिहाज से हम ट्रीटमेंट करेंगे और हम अवॉइड करेंगे एलर्जिन को, मेन चीज़। फिर ट्रीटमेंट करेंगे ड्रग से, फिर हम इम्यूनोथेरेपी करेंगे। अब हम सबसे पहले से कहते हैं कि आपने एलर्जन से एक्सपोज नहीं होना। सपोज करेंगे डस्ट से एलर्जी है तो आप अवॉइड करें, ठीक है, डस्ट से। उसके बाद ट्रीटमेंट जो ड्रग्स के साथ है वो कौन कौन से पता है आपको। एंटीहिस्टामिन देंगे, एंटाहिस्टामिन देंगे तो वो उसे कंट्रोल करेगी। उसके बाद हम देंगे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जिसे हम कहते हैं ओरल टॉपिकल, कोई भी इसके अंदर सिम्पैथोमाइमेटिक दे सकते हैं। इसमें अल्फा एड्रेनलिन आ सकते हैं और इसके अलावा स्यूडोएफेड्रिन और फेनिलएफेड्रिन जो है ये आ सकते हैं। करवाते क्या हैं, ये मेनली जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है डायलेशन होती है और वो जो है डायलेशन की वजह से जो है वहाँ पे परमेबिलिटी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा सक्रेशन होती है। सो हम इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर हम दे सकते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दे सकते हैं, इसके अंदर स्टेबलाइज करते हैं मास्ट सेल्स को, ठीक है, ताकि रिलीज़ ना हो, डीग्रेनुलेशन ना हो। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक जो है इसमें हम देंगे ताकि जो है हमारा रिस्पॉन्स जो है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाए। इसके अंदर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। इसके अंदर मोटेलोकास्ट, प्रेनलोकास्ट, ज़ेफिलोकास्ट अपने करने इसके अंदर। आगे है एंटी आईजीई जो है ना एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं, जिसमें ओमेलिजुमैब होते हैं। ये सारे अपना नाम याद करने और साथ लिखना भी है। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि इसको हाइपोसेंसिटाइज करते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है थोड़ी सी डोज के भी। सो हम इसमें ना कंट्रोल डोज देते हैं एंटीजन की, ताकि वो उसका जो है सेंसिटाइजेशन लेवल हम उसको हाई कर दें। मतलब अगर ज़्यादा डोज हो उस पर उसका सेंसिटाइज छोटी छोटी बात पे जो है वो सेंसिटाइज ना हो। हम एलर्जन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन वैसे ये प्रोसेस ही करवाया नहीं जाता, लेकिन ये बहुत बात की बात होती है। अगर बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो इसको जो है वो हम करवा लेते हैं। सो ये इसकी ट्रीटमेंट है, इतना ही आपने करना है। आगे हम बात करते हैं वैज़ोमोटर की। वैज़ोमोटर जो होता है नॉन एलर्जिक होता है। अब वैज़ोमोटर में क्या हमने बात की थी कि ये मेनली क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में ये वो कहते हैं कि जो नेज़ल म्यूकोसा है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, वेस्कुलेचर जो है उसकी हर जगह होती है, ठीक है। वहाँ पर जो स्फिंक्टर भी होते हैं उसे कंट्रोल करवाते हैं, साइनोसाइड्स की कंट्रोल करवाते हैं। सो यानी कि सिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन करवाती है वैज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या करवाती है कि वो वैज़ोडायलेशन करवाती है और एक्सेसिव सिक्रेशन होती है। सो हमारा मेन काम ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो हम इसको देख लेते हैं किस तरह ये एक्ट करता है। सबसे पहले जो इसमें एक्ट करती है बात वो ये कि आपका जो है इसमें इमोशंस होते हैं, ठीक है। इमोशनल जो है प्रॉब्लम आएगी, इमोशंस होती हैं, ठीक है। सपोज करें किसी का प्रोफ है, किसी का स्ट्रेस है, किसी का कोई रो रहा है, तो इमोशंस होंगे। इमोशन एक्टिवेट करेगा किसको, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो क्या करवाएगा, वो करवाएगा वेज़ोडायलेशन करवाएगा। वेज़ोडायलेशन करवाएगा और सिक्रेशन जो है नोज़ के अंदर वो ज़्यादा हो जाएंगी। ये प्रोसेस चलता है बॉडी के अंदर और इस तरह से जो है वो इसको हम कहते हैं कि इस तरह से जो है इसकी सिक्रेशन हो रही होती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होती हैं। इसको बार बार स्नीजिंग होती है, रेनोरिया होता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है। सो आपका डायग्नोसिस जो मेनली आता है वो इस तरह आता है कि एक जो सिनेरियो आया मैं बता देती हूँ आपको कि यंग स्टूडेंट है, उसने एग्जामिनेशन हॉल में गया तो सडनली उसको क्या हुआ, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है, ये रेनोरिया स्टार्ट हो गया। तो ये जो है इसका डायग्नोसिस आता है, बहुत ईजी से आता है। आगे हम बात करते हैं इसके साइन क्या होते हैं। साइन में क्या होते हैं, टर्मिनेस कंजस्टेड होते हैं, हाइपरट्रोफीड होती हैं और बाज़ औक़ात नॉर्मल भी हो सकते हैं। फ़ौरन से जो है रिएक्शन होता है। सो ये आपने इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब बता रहे होते हैं कि आपने डिफरेंशिएट करना है अक्यूट क्रोनिक को और एलर्जी को, और इसके अलावा जो है नॉन एलर्जी को आपने डिफरेंशिएट करना है। सो हम इस साइन की बेस पर जो है इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे पॉली बन सकती हैं, हाइपरट्रोफी, रेनाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस के अंदर हो सकता है।
आगे हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि आपने जो वो फैक्टर है वो अवॉइड करना है। सपोज करें जो भी फैक्टर है, कोई टेम्परेचर है, कोई ह्यूमिडिटी है, कोई इमोशन है, कोई भी चीज़ है जो रिस्क फैक्टर करवा रहा है वो हमने कंट्रोल करना है। इसके अलावा हम एंटीहिस्टामिन देंगे, इसके अंदर नेजल डिकंजेस्टेंट देंगे, ऑरल भी दे सकते हैं इसके साथ। टॉपिकल स्टीरॉइड्स देंगे, बेक्लोमेथासोन, डाइप्रोपोनेट हो गया, बुटीसिनाइड और फ्लूटाकोसोन। लेकिन जहाँ भी टॉपिकल स्टीरॉइड्स की बात करें आपने नाम लाजमी याद कर लेने हैं। सिस्टमिक यूज़ कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर है उसको हम जो है रिमूव कर सकते हैं और ट्रंकुलाइसिस वगैरह दे सकते हैं। सर्जिकल की बात करें तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना रिलीव करते हैं कैसे कि हम देखते हैं टर्मिनेट का साइज़ कितना है, तो हम जो साइज़ है उसको हम कम कर सकते हैं कि उससे जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, इसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, सपोज करें तो उसको पॉलिप है, कोई और प्रॉब्लम है तो वो हम रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs है। मैंने पहले भी बताया था कि इसकी एक नर्व आती है जिसमें कहते हैं वीडियन नर्व आती है। वीडियन नर्व कौन सी होती है? मेनली वीडियन नर्व जो है कंबाइंड होती है टेरिगोइड कैनाल से आ रही होती है और ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों लेके आ रही होती है। सो हमने इसको अगर कट कर दें तो क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक स्क्लेरोमोटर फाइबर्स कट हो जाएंगे, जब सेक्शन हो जाएंगे तो सिक्रीशन ही नहीं होगी, क्योंकि वही तो हमारा स्टिमुलेशन लेके आ रही है। ये बहुत तब होता है जब बहुत कॉम्प्लिकेशन हो, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद वो कहते हैं नॉन एलर्जी कुछ और टाइप्स भी होती हैं। वो क्या कहती हैं कि ड्रग इंड्यूस हो सकती है। ड्रग में उन्होंने लिखा है कि हाइपरटेंसिव हो गया, मिथाइल डोपा, ये सारी इसमें लिखे हुए ड्रग्स के नाम कुछ खास पूछे नहीं जाते। और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया। सो आप इसको इतना रीड कर लेने कि इतना खास आता नहीं होता। आगे रेनाटस मेडिकामेंटोस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपके SCQs में आ जाएगा या आपके MCQs में तो मस्ट आता है, क्योंकि बहुत कॉमन है। एक पेशेंट थी जिसका ये प्रॉब्लम था कि उसको वो बार जो है टॉपिकल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो टर्बिनेट्स हैं वो हाइपरट्रोफीड हो गए थे। सो मैंने उससे ये कहा कि आप इसको चेंज करें, उसको चेंज करवाई और उसकी जो है ये स्प्रे जो है हटवा दी। तो क्या हुआ कि उसकी जो है कुछ ही दिनों में उसकी बिल्कुल टर्बिनेट्स जो है वो नॉर्मल हो गए। सो ये मेनली क्या होता है कि लोग जाते हैं पेशेंट के पास, उनको जो है रेनाइटिस होता है, सो जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करते हैं इसको डिकंजेस्टेंट, जो कि मेनली कौन सा होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन होता है इसके अंदर। वो जब ये करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो जब ये स्प्रे यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा यूज़ कर लें तो और फ़ौरन से आपको उसको छोड़ें तो फ़ौरन से क्या होता है कि इसमें हाइपरट्रोफीड हो जाती हैं टर्बिनेट्स। सो इसको आपने यूज़ करना होता है बहुत कम अरसे के लिए यूज़ करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना होता। सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकता है और उसके बाद इमोशनल भी हो सकता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म जैसे रेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा गस्ट्रेटरी रेनाइटिस हो सकता है और इसके अलावा जो है नॉन एयर फ्लो रेनाइटिस भी हो सकता है इसके अंदर। सो ये जितनी सारी बातें इसके अंदर नॉन एयर फ्लो का मतलब ये होता है कि मेनली जब नाक यूज़ ना कर रहे हो सांस के लिए, ट्रेकियोस्टमी वगैरह हो, तब ये हो सकता है। सो ये आपके जो है सिंपल सा था। एलर्जिक बहुत ही आसान है, आपने 2-3 बातें ही मेडिकल सर्जिकल याद करनी होती हैं। अब इसको बेशक आप इसको जो है ना एक्यूट और क्रोनिक जो बैक्टीरियल है वहाँ पे इसको हल्के से छोटे से नोट्स ना लिख दें, बेशक चैप्टर को छोड़ दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है। सो हमारे जो है नोज़ वाला पार्ट अब कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम नेक्स्ट अब करेंगे साइंसेस वाला।